हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जो ये हमारा टॉपिक है ये पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और दोस्तों हर न्यूज़ चैनल में इसका कवरेज दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं पूरी साजिश के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों जो अतीक अहमद माफिया और उसके भाई की जो हत्या की गई है दोस्तों, 3 लड़कों के द्वारा उस पूरी हत्या को कैसे अंजाम दिया गया था, उस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया था दोस्तों, उस हत्याकांड में कौन सा वेपन यूज किया गया था दोस्तों। और मैं आपको ये बताऊंगा कि उस हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके ऊपर पहले से दोस्तों क्या चार्जेस हैं। तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और आपको ताकि काफ़ी अच्छे से ये पूरी की पूरी जो साजिश है इसके बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक जरूर करना। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो इन दोनों भाइयों की हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया है तीनों आरोपियों के द्वारा, दोस्तों उनका कहना है कि वो बहुत बड़ा माफिया बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया दोस्तों। और उनमें से उनके ऊपर यह मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी पता चला है कि जो उनमें से एक ने रिपोर्टर्स का हुलिया भी बना रखा था उन्होंने, और उनके में से एक के जो पास उन्होंने दोस्तों रिपोर्टर्स का फेक हुलिया बना रखा था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, और उनमें से एक के पास फेक आईडी, डमी कैमरा और माइक एंड फेक डॉक्यूमेंट्स भी थे दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जब ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तब अतीक अहमद और उसके भाई को हॉस्पिटल में लाया गया था इनके मेडिकल चेकअप के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो अतीक अहमद है वो रिपोर्टर्स से बातें कर रहे थे और रिपोर्टर्स अतीक अहमद और उसके भाई से दोस्तों सवाल पूछ रहे थे। तो यहाँ पे बातों में मतलब रिपोर्टर्स के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि आप बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए थे। फिर वहाँ पे अतीक अहमद का दोस्तों यह आंसर था कि नहीं लेके गए तो मैं नहीं गया। और दोस्तों फिर जैसे ही अशरफ के मुंह से गुड्डू मुस्लिम निकला दोस्तों, तभी उनमें से जो आरोपी था उनमें ने झुंड में जो रिपोर्टर्स के साथ में खड़े थे उन्होंने कैमरा फेंक दिया और वहां पे कैमरा और माइक को फेंक दिया और सीधा पिस्टल निकाल कर दोस्तों जो अतीक अहमद है उसके सिर पे बहुत ज्यादा क्लोज रेंज से फायर कर दिया। और दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो दोनों भाई हैं ये पुलिस की सुरक्षा के अंदर थे, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर थे। और दोस्तों यहाँ पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हैवी पुलिस प्रोटेक्शन होने के बाद भी इन दोनों की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। तो दोस्तों और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ये तीनों के तीनों शूटर्स थे दोस्तों, इनके ऊपर पहले से क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। और दोस्तों जो ये अशरफ है अतीक के भाई, इनकी पेट में गोली लगने की वजह से मौत हुई है। और पुलिस ने दोस्तों तभी उन तीनों को पकड़ लिया था, उन तीनों ने पुलिस को देखते ही वहां पे सरेंडर कर दिया था। और दोस्तों उनको यह भी पता था कि वहां से भागना मुश्किल था, उनको इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे काफी मात्रा में पुलिस पर्सनल से मौजूद है। और दोस्तों 40 सेकंड तक ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी इनके द्वारा। और दोस्तों जो अतीक अहमद है और अशरफ है इनमें से मतलब दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इस हत्या को कांड को जानबूझ के अंजाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी पता चला है कि जो अतीक अहमद है और उसके जो भाई हैं उनका हर 24 घंटे में मेडिकल चेकअप करवाने के लिए भी बोला गया था, ताकि दोस्तों क्योंकि अभी आपको पता है कुछ दिन पहले ही जो अतीक अहमद के बेटा है जो कि राज्यपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसकी पुलिस एनकाउंटर में झांसी में पुलिस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद से लगातार अतीक अहमद की तबीयत भी ज़्यादा खराब चल रही थी, तो इसके लिए यहाँ पे इसको हॉस्पिटल में लाया गया था ताकि इसका मेडिकल चेकअप करवाया जा सके। और दोस्तों जब यहाँ पे हमला हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे इनके साथ में 19 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसमें 7 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 10 कांस्टेबल थे दोस्तों। और उन तीनों लोगों के द्वारा यहाँ पे कई राउंड फायर किए गए थे। और दोस्तों रिपोर्ट्स में यह भी बाद में पता चला है कि जो उनमें से एक हमलावर है उसको भी गोली लगी थी, वह भी घायल है। और दोस्तों इसमें एक पुलिस पर्सनल और मीडिया पर्सन को भी थोड़ी सी इंजरी हुई है। और दोस्तों गोलियां अलग अलग दिशाओं से चल रही थी और आपको यहाँ इस फोटोग्राफ में देख भी पा रहे हो कि दोस्तों कितनी क्लोज रेंज से हमला किया गया है।
और दोस्तों यह क्राइम सीन है, मतलब क्राइम साइट है जहाँ पे इन दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी दोस्तों। यह पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और दोस्तों ये तीनों मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इनकी गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो दोस्तों हम इनके क्रिमिनल चार्जेस के बारे में भी देखेंगे वीडियोस में। अब दोस्तों मैं आपको एक बार पूरी इंसिडेंट्स डिटेल में बता देता हूँ। बोथ अतीक एंड अहमद एंड अशरफ अहमद रीच टुवर्ड्स द मीडिया पर्सन्स टू टॉक देम। मतलब दोस्तों ये मीडिया पर्सनल्स के पास में थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। तो जो दोनों भाई थे दोस्तों, इनको पुलिस पर्सनल्स के द्वारा इनकी सिक्योरिटी में इनको घेरे हुआ था। और दोस्तों जो उनमें से एक आरोपी था उसने अतीक अहमद के सिर पर हमला किया। और दोस्तों उसने काफ़ी ज़्यादा जोर से इसके सिर पर, अतीक अहमद के सिर पर हमला किया, जिसके बाद अतीक अहमद वहाँ पे गिर गया। और अतीक अहमद के गिरने के बाद ही उसका ब्रदर अशरफ अहमद भी वहाँ पे गिर गया दोस्तों। और जैसे ये दोनों वहाँ पे गिर गए थे तभी अटैकर्स के द्वारा इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स फायर किए गए। अब दोस्तों मैं इस इंसिडेंट को आपको टाइमिंग के साथ में बता देता हूँ। दोस्तों जब समय था 10:30 बजे का समय था दोस्तों, जिसमें अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल में लाया गया था इनके मेडिकल चेकअप के लिए। 10:32 पे दोस्तों अतीक अहमद और अशरफ जो है वो रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे। जो भी रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे वो उसका जवाब दे रहे थे दोस्तों। और 10:32 पे इनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई थी दोस्तों, अशरफ के ऊपर और अतीक अहमद के ऊपर। और 10:32 18 राउंड्स वर फायर्ड वेरी हैवीली। बहुत जोर से दोस्तों 18 राउंड गोलियों के फायर किए जा चुके थे। और 10:33 पर पुलिस के द्वारा इन तीनों हमलावरों को पकड़ लिया गया था। इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था दोस्तों, क्योंकि इनको पता था कि वहां से भागने का कोई भी सुराग नहीं था और पुलिस काफी संख्या में मौजूद थी, तो इनके द्वारा वहां से भागा भी नहीं जा सकता था। अब दोस्तों इस पूरे हत्याकांड में जो वेपन यूज हुआ था मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। यह पिस्टल इस पूरे हत्याकांड में यूज की गई थी, जिसका नाम है दोस्तों जिगाना पिस्टल। और दोस्तों यह मेड इन टर्की, यानी कि इसको टर्की देश में बनाया गया है दोस्तों, तुर्की में बनाया गया है इसको। और जो इसकी कॉस्ट है दोस्तों वो लगभग 5 से 6 लाख रुपये इसकी कीमत है। और दोस्तों यह भारत में कंप्लीटली बैन है, इसको दोस्तों भारत में बैन किया हुआ है। तो दोस्तों यह भी इसमें एक इन्वेस्टिगेशन में यह भी सवाल बन सकता है कि अगर आखिरकार इस पिस्टल अगर भारत में बैन है तो यह बंदूक आई तो आई कहां से। और दोस्तों इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स के बाद ही काफ़ी अच्छे से पूरे जो इंसिडेंट है, ये जो पूरा ये हत्याकांड हुआ है, इसका खुलासा अच्छे से हो पाएगा। अब दोस्तों जो अतीक अहमद है उसकी मैं आपको थोड़ी सी क्रिमिनल हिस्ट्री भी बता देता हूँ कि दोस्तों उसका जन्म 1962 को हुआ था। और दोस्तों जब उसकी मात्र 17 साल की उम्र थी तभी उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया था दोस्तों। 1979 में 1979 में 17 साल की उम्र में ही उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया था। और दोस्तों उसने अपनी खुद की गैंग भी बनाई थी दोस्तों, जिसने का नाम उसने रखा था IS-227। और दोस्तों इस गैंग में से जो 34 शूटर्स हैं उनके नामजद भी हैं दोस्तों, मतलब उनको पुलिस के द्वारा भी आइडेंटिफाई किया गया था कि जो 34 शूटर्स थे वो इस IS-227 गैंग से थे। और दोस्तों जो अतीक अहमद के 68 वेपन्स के लाइसेंस थे दोस्तों वो भी पुलिस के द्वारा रद्द किए गए थे। और दोस्तों यहाँ पे जो 751 करोड़ की जो अवैध संपत्ति थी उसके ऊपर भी सरकार और प्रशासन के द्वारा दोस्तों सख्त एक्शन लिया गया है। अब दोस्तों जो 3 शूटर्स जिन्होंने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था मैं आपको उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में बताता हूं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी जो उमेशपाल हत्याकांड हुआ था उसके इंटेरोगेशन को लेके चल के जो अतीक अहमद है दोस्तों ये साबरमती जेल में बंद था गुजरात अहमदाबाद में, और उसको फिर वहां से यहाँ प्रयागराज में लाया जा रहा था ताकि इससे यहाँ पे पूछताछ की जा सके और इसको कोर्ट में पेश किया जा सके। तो फिर दोस्तों जब इसको यहाँ पे लाया जा रहा था तो इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी दर्ज की थी, जहाँ पे इसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की मांग रखी थी कि इसने रिक्वेस्ट की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दे कि जो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
की पूरी व्यवस्था की जा सके, क्योंकि दोस्तों इसको अपने और अपनी फैमिली के ऊपर हमला होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था। बट दोस्तों वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कोई रिलीफ नहीं मिला था, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको यह बोला गया था कि यहाँ पे अप्रोच करने की बजाय तुम्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। और दोस्तों फिर कुछ दिन पहले, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो इसका बेटा था उसकी 13 अप्रैल को पुलिस इनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी दोस्तों, क्योंकि वह उमेश पाल केस में मुख्य आरोपी था। और दोस्तों जो यह अतीक अहमद है, यह 5 बार एमएलए भी रह चुका है, और दोस्तों यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका था फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार यहाँ से इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में गए थे। और दोस्तों फिर इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको पूरा टोटल बताऊं तो अतीक अहमद के ऊपर 100 से भी ज़्यादा दोस्तों इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और दोस्तों जो तीनों शूटर्स हैं जिन्होंने अतीक अहमद के ऊपर हमला किया था, उनका नाम है दोस्तों जैसे लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य। दोस्तों मैं आपको अभी इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ के निवासी हैं और इनके ऊपर क्या क्रिमिनल चार्जेज हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्होंने जो भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इनका कहना यही है कि इन्होंने पूरा नेम और फेम पाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, ताकि ये इनकी गैंग को ख़त्म कर सकें और अपना नाम कमा सकें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो ये लवलेश तिवारी हैं, ये जो निवासी है दोस्तों, ये बांदा का निवासी है, और यह अब भी 6 महीने पहले ही दोस्तों जेल से बाहर आया था। और इसके ऊपर वहाँ पे जो चार्ज था, इसको यह चार्ज था कि इसने दोस्तों लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप भी इसके ऊपर था दोस्तों। और इसने 5-6 दिन पहले ही बांदा को विजिट भी किया था इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले दोस्तों। 5-6 दिन पहले ही यह बांदा को विजिट करके भी आया था दोस्तों। अब जो दूसरा आरोपी है, इसका नाम है दोस्तों सनी, और यह भी कासगंज का रहने वाला निवासी है दोस्तों। और यह इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पता चला कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी इसके ऊपर कम से कम 14-15 केस पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, जिनका ये आरोपी है दोस्तों। एक्यूज्ड ऑफ 14 and 15 केसेस बिफोर, मतलब इस इंसिडेंट को अंजाम देने से पहले दोस्तों 14-15 केसेस का आरोपी भी है। और दोस्तों जो तीसरा आरोपी है अरुण मौर्य दोस्तों, यह हमीरपुर का निवासी, हमीरपुर का रहने वाला है। और दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि ये पिछले 6 सालों से अपने घर से बाहर रह रहा है। और दोस्तों इसके ऊपर मर्डर का चार्ज भी है कि इसने जीआरपी स्टेशन में मर्डर किया था, तो उसका भी चार्ज लगा हुआ है दोस्तों इसके ऊपर। दोस्तों ये तीनों मुख्य आरोपी थे जिनको पुलिस के द्वारा वहाँ पे इस हत्याकांड का ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद इन तीनों को वहाँ पे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था दोस्तों। और इन्होंने वहाँ पे पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इनका कहना यह भी है कि इनको नहीं पता था कि इतनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, इनको उस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक कैमरा, फेक माइक का यूज़ किया था ताकि वो इस हत्याकांड को अंजाम दे सकें। और दोस्तों जब ये गोलियों की वहाँ पे बौछार कर रहे थे, जब ये गोलियां चला रहे थे, तो इनकी गोलियां दोस्तों अलग अलग दिशाओं से आ रही थी, और उनमें से एक गोली इनके ही दोस्त को भी लगी थी जो कि घायल है दोस्तों। और दोस्तों जब ये अतीक अहमद और इसके भाई की जब मृत्यु हो गई थी, ये पूरा हत्याकांड होने के बाद ही दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उनकी योगी सरकार है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आ गई थी और उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों। वहाँ पे सेक्शन 144 की, मतलब जो सीआरपीसी की जो धारा 144 है दोस्तों, उसको उत्तर प्रदेश स्टेट में इम्पोज कर दिया गया था अक्रॉस द स्टेट। और दोस्तों इंटरनेट सर्विसेज को भी रोक दिया गया था प्रयागराज में, ताकि सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सुविधाओं को भी रोक दिया गया था, ताकि कोई भी अनवांटेड मूवमेंट इस हत्याकांड को लेकर ना हो दोस्तों।
और इसके ऊपर न्यूज रिपोर्टर्स का यह भी कहना है, और मतलब दोस्तों रिपोर्ट्स का कहना यह भी है कि मुख्यमंत्री जी इसके बाद सोए तक भी नहीं है। और उन मतलब क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से, इस हत्याकांड की वजह से कानून व्यवस्था के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ रिपोर्टर्स का कहना यह भी है कि मुख्यमंत्री जी लगातार हाई लेवल की मीटिंग्स कर रहे हैं। वो बार बार स्टेट के जो डीजीपी हैं उनसे पूरा जो मामला है उसकी बार बार रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने जो मैंने आपको बताया कि 3 मेंबर्स जुडिशियल कमीशन का भी गठन किया है, ताकि जो यह अतीक अहमद का मामला हुआ है इसको काफ़ी गहराई से और इसकी मतलब पूरी गहराई में जाके इसकी जांच की जा सके और इसका पता लगाया जा सके कि इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है और इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया था। दोस्तों यह पूरी साजिश थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी अभी तक समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लें, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।